दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जिस प्रकार आपने इस चैनल को अपनाया, इसको प्रमोट किया, इसको सब्सक्राइब किया, और मैं आपका आभारी हूं कि आप हमारी रिक्वेस्ट को मानते हैं। आप नीचे कमेंट में जाके अपनी कंपनी का नाम नहीं लिखते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने की कोशिश यहाँ पे नहीं करते हैं। इस प्लेटफॉर्म का जो उद्देश्य है कि ये कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसका आप लोग ख्याल रखते हैं। और आज हमारे पास में एक बेहतरीन मेहमान है, एक ऐसे मेहमान है जो हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं। आप उनसे वाकिफ हैं, मैं उनसे वाकिफ हूं, और वो एक ऐसा नाम है जिनकी बार बार रिकमेंडेशन आती है, बार बार आप नाम लिखते हैं कि उनको दोबारा से बुलाइए, दोबारा से बुलाइए, और आपके आगे हम नतमस्तक हैं। आपकी इन्हीं रिकमेंडेशन के बाद एक बार फिर आज हम मिलकर स्वागत करते हैं हर्षवर्धन जैन साहब का। जैन साहब, आपका आपके अपने चैनल पे स्वागत है। दिल से शुक्रिया वत्स साहब, थैंक यू सो मच। हमें मालूम है कि आपके पास में लाल कलर की एक बहुत शानदार सी मर्सिडीज है, और आप किस प्रकार के घर में रहते हैं, और वो फ्रेंड्स मीट 2020 में वो जलवा हमने देखा, कितना सामान आपके पास में है वो सब। लेकिन क्या आपकी जिंदगी में आपने संघर्ष भी किया? वो शायद बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी जिंदगी का टफेस्ट टाइम, जो सबसे संघर्ष वाला टाइम था, वो कौन सा रहा, और उसमें से आप कैसे बाहर निकल के आए? मेरी इसके लिए मुझे थोड़ी यात्रा बतानी होगी वत्स साहब आपको। मेरी लाइफ की जब जर्नी हुई, मतलब अगर मैं दो हिस्से कर लूं मेरे 40 साल के, 20 और 20, वो 20 थे मेरे खेलने के, कूदने के, शरारतों के, प्रैंक्स के, दोस्ती यारी, क्रिकेट, ये 20 निकल गए। ये 20 इंपॉर्टेंट है। इन 20 की जो यात्रा रही, वो मोटरसाइकिल से संघर्ष किया, फिर टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, फिर सर्किल में ऐसे मार्गदर्शक नहीं थे, इतने बड़े गुरु नहीं थे, ऐसे कोचेज नहीं थे, लोग ऐसे नहीं थे कि बहुत ज्यादा डेवलप कर सके अपने आप को। साधारण गुरुकुल से पढ़ता हुआ, साधारण प्राइवेट स्कूल से पढ़ता हुआ, फिर आगे की तरफ आया। फिर लॉ फर्स्ट ईयर तो मैंने बिजनेस में डेवलप करने से पहले कर ली, और लॉ सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर, हाँ फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर तो मैंने पहले कर ली, फिर फाइनल ईयर बाद में की। तो डिफरेंट टाइप पे, डिफरेंट सेगमेंट पे अलग अलग तरीके के संघर्ष देखे। लेकिन जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ने मेरी लाइफ बनाई है, तो इसमें जो सबसे बड़े संघर्ष आए वो तब आए जब मेरी लाइफ बॉटम से पीक पे गई, और पीक पे जाने के बाद जब बॉटम की तरफ आने लगी, तब मैंने लाइफ को देखा और स्टडी किया। फिर बॉटम से पीक की तरफ गई, फिर पीक से बॉटम आई, फिर बॉटम से पीक। ये पीक और बॉटम, ये पीक और बॉटम के ये जो ऊपर नीचे के हिस्से थे, जब इनको स्टडी किया तो 2-3 ऐसे बड़े घटनाएं घटी जो हमारे बिजनेस में, हमारी इस इंडस्ट्री में 2006 से चालू करके जब 2011 में बहुत नाम कमा लिया, बहुत धन कमा लिया, नेम फेम, गाड़ी बंगला, ये सब चीजें जब कर ली, तो एक चीज समझ में आई कि बहुत कुछ मिल गया था। और अचानक 2011 के नवंबर में, 2011 के नवंबर में 21 नवंबर को गोल्डसुक नाम की कंपनी ने गड़बड़ कर दी थी। वत्स साहब आपको पता हो तो वो 21 नवंबर की डेट थी। मुझे डेट थोड़ी याद रहती है क्योंकि मैं घटनाओं के साथ लिंक हो जाती है। मैं चाइना गया था 12 अक्टूबर 2011 को, और 19 अक्टूबर तक वहीं था, 23 अक्टूबर तक था। 19 अक्टूबर को सुबह 5 बजे एक स्वप्न आया था जो बहुत ज्यादा विकराल रूप ले रहा था, अर्थ के रूप में। तो वहीं से मैंने आके भारत में आके गुरु से पूछा कि इसका रिजल्ट क्या है। तो वो कह रहे थे बहुत बड़ी त्रासदी आएगी धंधे पे, अर्थ पे। तो उस टाइम मैं कह रहा था नहीं, सब कुछ ओके है, बिजनेस, धंधा, लोग, नेटवर्क, मेरी धन संपदा, जायदाद सब ओके, कहीं दिक्कत नहीं, कि संकेत है। तो जो 19 अक्टूबर को सुबह 5 बजे स्वप्न के रूप में आया, वो साबित होने लगा 21 नवंबर को जब गोल्डसुक ने गड़बड़ की, तो लोग हमारी कंपनी के और दूसरे डायरेक्ट सेलर लोग तालियां बजा रहे थे, वाह, अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ, साले बहुत फूलते थे, वो करते थे, वो करते थे। और मेरे को एक अजीब से अंदर से चिंता सता रही थी, वत्स साहब, कोई कितना भी बर्बाद हुआ हो, कोई कितना भी गलत काम कर रहा हो, उसकी बर्बादी में कभी तालियां मत बजाना, उसकी बर्बादी में कभी ऐसे काम मत करना, चाहे कितना ही गलत आदमी हो, कितना ही व्यभिचार करने वाला हो, उसकी बर्बादी में कभी खुशियां मत मनाना,
क्योंकि वो अपने कर्मों की सजा भुगतेगा, हम अपने कर्मों की। लेकिन जब आप किसी की बर्बादी में जश्न मनाने लग जाते हैं ना, तो फिर आप वही तैयारी कर लेते हैं जो आगे जाके आपको नुकसान करेगी। मैंने ये बात उसी दिन कह दी थी 21 नवंबर को, मुझे याद है, कहीं जा रहा था फॉर्च्यूनर लेके, तब मैं लोगों को कह रहा था कोई बात नहीं, जैसा जिसने किया वैसा भरेगा, लेकिन खुशी मनाने वाली बात नहीं है। जो भी हुआ, किसी की बर्बादी में खुश नहीं होना चाहिए। और फिर आने दो सर, 21 नवंबर के बाद 22 नवंबर 10 कंपनियां, 23 नवंबर 5 और कंपनियां, फिर धड़ 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 धड़। तो जो पीक पे था मेरा बिजनेस, जो महीने का 5 लाख से 10 लाख पहुंच गया था, वो बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आ जाने से 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 50,000, और दिसंबर के आते आते वो चला गया 5,000, और मेरा बिजनेस चला गया माइनस की तरफ। क्योंकि तब अपन लोग उन कामों में लग गए जिसमें पूरी इंडस्ट्री बचे, फिर बिजनेस का कहाँ ध्यान था। वो दौर मेरे लिए सबसे टफ था, बहुत बड़ा मान सम्मान अपमान की तरफ बदल गया। तो ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाली बात है कि सोच इतनी पॉजिटिव थी कि गुरु ने ये सिखाया था, जब भी जीवन में किसी के यश में आपने सहयोग दिया तो यशस्व कीर्ति नामक कर्म का उदय आएगा और एक दिन आपका यश होगा। और जिस दिन आपने किसी के अपयश में खुशियां जाहिर की, किसी के अपयश में, किसी के अपमान में अगर आपने खुशी जाहिर की, तो अपयश कीर्ति का कर्म बनेगा और एक दिन आपका भी अपयश होगा। तो अपने आप को मैंने ऑटो सजेशन दिया, जरूर किसी को अपमानित किया होगा इसलिए आज अपमानित होना पड़ रहा है, जरूर किसी के यश में साथ नहीं दिया होगा इसलिए यश घट रहा है। अपने आप को हमेशा ऑटो सजेशन ऐसे ही देता हूं मैं। 1 सेकंड ही लगती है वत्सा, ज्यादा टाइम किताबें पढ़ के फिर आएगा ऐसा नहीं है। इमीडिएट जो आया वो टफेस्ट टाइम। अब मेरे लिए टफेस्ट टाइम, फिर हम लोग लगातार पुलिस को जाके कह रहे, या तो हमारे काम को चेक करके क्लीन चिट दो, नहीं अरेस्ट करो, या क्लीन चिट दो या अरेस्ट करो। फिर हम मुख्यमंत्री के पास जा रहे, मंत्रियों के पास जा रहे, कैबिनेट मंत्रियों के पास जा रहे, एमएलए के पास जा रहे, फिर कह रहे भाई संभलो रे, समझो रे, हम निवेश करवाने वाले नहीं है भाई, समझो रे, हम प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, समझो रे। हम समझ गए थे, हवाओं ने अपना रुख बदल लिया, अब परिणाम आके रहेंगे। आग इतनी तेज है कि अब गीले और सूखे सारे पेड़ जलेंगे। कोई बात नहीं, तैयारी कर ली, पहले से कहने लग गए, अच्छे हो तो क्लीन चिट दो नहीं जेल डालो, अच्छे हो तो क्लीन चिट दो नहीं जेल डालो, पहले से कहने लग गए थे। और तैयारियां ऐसी हुई, चीजें आगे अनफेवरेबल हो गई, फिर जेल हुई। अब जेल में 37 दिन रहा। तो मेरे लिए पहले टफेस्ट टाइम अपना बिजनेस बचाना, नहीं बचा पाए, तबाह हुआ। फिर अब टफेस्ट टाइम, मेरा भोजन करने के नियम है, मैं जैन हूँ, रात को खाना नहीं खाता, जमीकंद का मेरा त्याग है। तो 3 दिन तक मेरे को जेल में भोजन मेरे लिए फेवरेबल नहीं था। तो मैं 3 दिन तक पानी, थोड़ा बहुत दूध मिला, तो मैं 3 दिन तक शारीरिक क्षति मैंने झेली क्योंकि मेरे को भोजन प्रॉपर नहीं मिल पाया। तीसरे दिन जब समझ में आया कि जो मरीज होते हैं, मरीजों को जो खाना आता है उसमें लहसुन प्याज नहीं आता, उसमें जमीकंद नहीं आते, और वो मेरे लिए फेवरेबल था। मैंने कहा ये मेरे लिए चल जाएगा। फिर वहां दही मिल गया, दूध मिल गया, नमकीन मिल गई। तो मेरे लिए वो 37 दिन फिजिकली तकलीफ रही, मेरे लिए संघर्ष रहा। मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया, लेकिन फिर भी एक प्रेशर रहता है माइंड पे, कहाँ थे और ये कहाँ आ गए अचानक। सामाजिक रूप से लोग कह रहे थे पता नहीं क्या क्या, क्योंकि जिनको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पता नहीं होता, फिर उनके स्टेटमेंट ये होते हैं, अरे पता नहीं लूट लाट के बने, अरे तो अमीर बने थे, इनको क्या पता, लोगों को लूटा दिखता है, लोगों को बेवकूफ बनाया दिखता है। बेचारों की गलती नहीं है, जैसा दिख रहा है, जिस रंग का चश्मा, उसी रंग की दुनिया दिखती है। लेकिन ये अपयश सहन करना पड़ा, आर्थिक रूप से सहन करना पड़ा। स्पिरिचुअल, उस वक्त तो मैंने मंदिर का नियम नहीं लिया था, प्रभु ने बचाया, लेकिन फिर भी जो जितना मेडिटेशन कर सकते थे, जितना और चीजें अच्छी कर सकते थे, वो क्षति हुई। तो मेरे लिए टफेस्ट टाइम रहा वत्स साहब, वो दौर जो था, चाहे वो बिजनेस हो। फिर लीड कर रहे थे तो हमेशा जो भीड़ में से उठता है, टमाटर उसी के ऊपर पड़ते हैं, लोग पत्थर मारते हैं उसी पर लगते हैं। तो हम राजस्थान को लीड कर रहे थे हमारी कंपनी के हिसाब से, तो फिर हम लोगों के ऊपर ही ज्यादा आंच आई। फिर कोई भी व्यक्ति ब्लैकमेलर करे तो सबसे पहले नाम लिखवाए। ऐसे ओवरऑल जो मानसिक तकलीफें, यातनाएं, और जो ये हुई, ओवरऑल ये मेरे लिए टफ टाइम रहा। लेकिन ये पता था, आपने टफ पूछा इसलिए टफ मान के बताया, लेकिन मुझे पता था कि जिस डेसिबल का संघर्ष झेल लेता है आदमी, उतने डेसिबल का संघर्ष सहने की ताकत मिल जाती है। फिर वो संघर्ष सहा तो फिर उसके बाद यश और ज्यादा मिला, उसके बाद अर्थ और ज्यादा मिला, उसके बाद नेम फेम और ज्यादा मिला, लोगों का प्रेम ज्यादा मिला। पहले दोस्त कम थे, आज करोड़ों लोगों का परिवार एक दूसरे के साथ मिल गया, पूरी इंडस्ट्री एक होती चली जा रही है। ऐसे करके सब कुछ ठीक चल रहा है। दैट्स ग्रेट सर। तो वो जो टफ टाइम था उसमें आप पॉजिटिव एटीट्यूड रहा आपका, आपने चीजों को स्वीकार किया
और सकारात्मक चिंतन रखा इसलिए बाहर आए, हम यूं समझे सर? सर मेरे बिजनेस मेंटोर थे, उन्होंने मुझे जेल में एक मैसेज भेजा, प्रवीण सर जो हमारे बिजनेस मेंटोर हैं, उन्होंने कहा हर्ष अगर धन खर्च करने से तेरी बेल हो सकती तो मैं 100 करोड़ भी खर्च कर देता, लेकिन मैं क्या करूं, पूरी इंडस्ट्री में कोई किसी की सुन ही नहीं रहा, अच्छे बुरे का कोई पैरामीटर नहीं बचा, हर्ष मैं क्या करूं। मैंने कहा सर ऋण है मुझ पर, इस इंडस्ट्री ने मुझे इतना दिया है, ऋण है आपका मुझ पर, मुझे पहचान दिलाई, मुझे नाम दिया है, सम्मान दिया है, आप बाहर रह के जो कर सकते हो इस इंडस्ट्री के लिए अच्छा, अपनी कंपनी के लिए अच्छा, वो आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो, लेकिन अब मेरा नंबर है, एक कर्ज चुकाने का टाइम है मेरा, मैं इसमें कभी पीछे नहीं हटूंगा, मैं अंदर रहते हुए अपने जीवन में जो संघर्ष करते हुए अपने आप को जितना अच्छा निर्माण करूंगा और जितना आगे के लिए करूंगा, वो आज संकल्प जो लूंगा वो आगे के जीवन को दिशाएं देंगे, इसलिए आप अपना फर्ज निभा रहे हैं। अब मुझे जैसे माँ का दूध का कर्ज निभाने के लिए जीवन भर माँ का साथ, माँ बाप का साथ निभाना चाहिए, ऐसे मेरे ऊपर आर्थिक रूप से जो संपन्नता मिली है तो मुझ पर कर्ज है इस माँ का, मैं इस इंडस्ट्री का कर्ज चुकाने के लिए, अपनी कंपनी अपने ऑर्गेनाइजेशन का कर्ज चुकाने के लिए अब मेरा संघर्ष में अपने आप को सही वे में रखना और अपने आप को पॉजिटिव वे में डायरेक्शन देना। नहीं, जेल में जाते ही लोग मुझे पूछ रहे थे वत्स साहब क्या अब क्या करोगे आप, अब क्या करोगे, मैं उनको हंस के कहता था पागलो अभी करेंगे, अब जो करेंगे वो अभी ही होगा, वो दुनिया देखेगी, अभी करेंगे, अब तक तो पता ही नहीं था क्या अच्छा क्या बुरा, और अब हम यहाँ आए तो समझ के चलना प्रकृति और कायनात के आंसू आ रहे हैं, ऐसे लोगों को यहाँ आना पड़ा है, तो जो बलिदान जो प्रकृति मांगती है उतने हिस्से का दिया, अब प्रकृति अपने हिस्से का काम करेगी। तो ऐसे करके बस अपने आप को ऑटो सजेशन बेच देता गया। मेरे साथ 2-3 लोग और थे, वो 2-3 लोग अपने अपने संघर्षों को याद करते, वो 2-3 लोग अपने अपने घटनाओं को याद करते, या फिर मैं यूं कहूं बहिर दृष्टि होने की वजह से बार बार कहीं दूसरी चीजों को दोष देते, और मैं हर बार दृष्टि अपने ऊपर लेके जाता। तो एक चीज समझ में आ गई, तेरा जितना दृष्टि खुद की तरफ रहेगी उतना ही कामयाबी होगी। और मैं आपको बताऊं सर, जिन लोगों ने जाने अनजाने में भूलवश वो केस किया था, फिर वो व्यक्ति मुझे 2015 के 5 दिसंबर को जब कोर्ट में मिला पहली बार, तो मैंने उनसे कहा भाई साहब इस जन्म में तो मैंने जो पाप किया होगा उसकी सजा जो मिलनी है मिलनी है, लेकिन आपसे मैं कभी मिला नहीं जीवन में, इसलिए इस जन्म में तो मैंने आपका कोई बुरा किया नहीं, मुझे आज आपसे माफी मांगनी है उस वक्त की जब मैंने आपको कभी ना कभी मेरी वजह से आप जेल गए हो, नहीं तो प्रकृति में न्याय है, अन्याय कभी नहीं है, मैं गया हूं तो सिर्फ इस वजह से कि आपको मैंने कभी फंसाया होगा, प्रकृति में इतना न्याय है। इतना सुनने के बाद उनके आंसू आ गए, और वो जो घटना हुई ना वो सर ऐसी थी कि मेरा जीवन बदल गया, क्योंकि मैंने रियल में एक जैसे कहते हैं ना काले को सफेद होते हुए देखा, एक जैसे कहते हैं रावण में राम बनते हुए मैंने आंखों से साक्षात देखा, और वो सब चीजें फिर हमारी फेवरेबल हो गई। तो जगह जगह अणु अणु ने, प्रकृति के पल पल ने सिखाया सर, लेकिन इन सब में से जो बाहर मुझे निकाल के लाया वो थी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव सोच, गुरुओं का आशीर्वाद और मेंटोर की ब्लेसिंग्स, ये सब चीजों का कंबाइंड एफर्ट था सर, पॉजिटिव सोच ने बहुत साथ दिया। दैट्स ग्रेट सर। लास्ट प्रश्न है मेरा आपके लिए सर, फनी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। ये तो आपने पहले भी पूछा था मेरे से, मैंने पहले भी बताया सर, आपकी जिंदगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बातचीत में इतना फन है और वो बार बार सुनने का मन करता है सर। क्या होता है सर कि जो चीज जिस जलवायु में पैदा होती है, जिस जलवायु में बनती है, उसका इफेक्ट हमेशा रहता है। जैसे जैसलमेर वाली बकरी के बाल काटने नहीं पड़ते, अपने आप छोटे रहते हैं, कश्मीर वाली के बढ़ाने नहीं पड़ते, अपने आप बढ़े हुए रहते हैं, क्योंकि वहां की जलवायु, वहां की परिस्थिति ने वैसा बनाया। गाँव का बैकग्राउंड, देसी बैकग्राउंड, हंसना खेलना, बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताना, फिर उनके जीवन में जो जो चीजें पल खुशियां देते थे, आनंद देते थे, वो लेना, और फिर बचपन की शरारतें, ऐसे ओवरऑल मिलके मेरी जो टेंडेंसी बनी, हावी टेंडेंसी जो मेरे ऊपर है वो है सैंग्विन टेंडेंसी। मेरा वीडियो है टेंडेंसी के ऊपर, तो मेरी जो बेसिक और जिस तरफ ज्यादा पुल है मेरा वो सैंग्विन टेंडेंसी है, और वो वैसे ही लोगों को ज्यादा सुनना अच्छा लगा, ज्यादा देखना अच्छा लगा, तो वैसा ही टेंडेंसी बनती चली गई। और सैंग्विन टेंडेंसी के प्राथमिक गुणों में होता है सर विनोदशील होना, मजाकिया होना, तो ओवरऑल ऐसा कुछ होता गया। और फिर बचपन ऐसा था कि मैं शरारती था थोड़ा, तो एक शरारत जो अक्सर बताता हूँ मैं आपको कि दिवाली का समय था, श्यामा मेरा दोस्त था, सबसे ज्यादा फनी मोमेंट वही था जो आज भी याद करता हूँ। वो मुझे देखता है तो उसको आज भी वो पीछे हाथ लगा लेता है कि वो थोड़ा शराब पीता था, मेरी मंडली शराब नहीं पीती थी, हमारे ऊपर पटाखे फेंक रहा था, फेंकते फेंकते मैंने कहा श्यामा मत कर, लेकिन श्यामा तो बिल्कुल डॉन हो रखा था,
तो वो अपना एक्टिंग कर करके फाइनली वो एक बार बैठा, थोड़ा मोटा था, बैठा तो पीछे 1-1.5 फीट जगह रह गई। तो मैं पीछे गया, नीचे सूतली बम रखा और धड़ाम, दुकानें साफ, पीछे से सब फूट गया। और मैं 6 महीने तक उसके बरनौल लगा के आया, श्यामा गुस्सा थूक दिया, तेरे को यही मिली, तेरे को उस जगह नहीं मिली, सीधा भी नहीं हो सकता। तो वो आज भी मतलब बुरा किया मैंने, गलत किया मैंने, लेकिन वो फनी मोमेंट आज भी वो मुझे देखता है तो पीछे हाथ लगता, तू हर्ष इधर मत दिखे। तो फिर होली के दिन हम अलग करते थे, जैसे जो 6 महीने पहले जो गांव में सबसे टॉप क्वालिटी का कीचड़ होता था उसको बुक कर लेते थे। फिर जो सबसे ज्यादा गंदे लोग रहते थे जितने हमारे सर्किल में कि ये सबने बुरा किया, तो उनको उसमें रगड़ते थे। फिर जैसे पटाखे भी छोड़ने होते थे, तो दिवाली नॉर्मल होती थी, तो जैसे पहले रॉकेट आती थी हमारे जमाने में 2 से 5 रुपए की, तो हम 5-10 रॉकेट लाते थे, ऊपर छोड़ते थे। मैंने कहा मजा ही नहीं आया, 5 रुपए का 500 रुपए में मजा नहीं आया, इसको क्या करो, रॉकेट को यूं करो, रॉकेट का मुंह यूं करो। तो हमने ऐसे बोटल्स ले ली, फिर मेरे दोस्त जैसे 11-12 दोस्त, फिर वो उसमें रॉकेट लगाते। मैं उस टाइम तिरंगा पिक्चर आ गई थी, गेंडा स्वामी वाली, यूं साइड को यूं करना, मैंने कहा यूं, फिर मैंने वाला फायर, किसी की झोपड़ी में, किसी की धोपती में, किसी तो हम ही रक्षक, हम ही भक्षक, हम ही डिस्टर्ब करते गांव की झोपड़ियों को, हम ही डिस्टर्ब करते गांव के लोगों को, फिर हम ही आग लगती तो बुझाने जाते। तो बस सर, कुल मिला के मेरे जो प्रैंक्स थे, मेरी जो शरारतें थी, वो मुझे याद आती है, तो आज भी हो जाता है। फिर बड़े बनते गए, उम्र बढ़ती गई, फिर थोड़ी जिम्मेदारी आती गई, तो फिर मैच्योरिटी आती गई, फिर नेचर बदलता गया। अभी भी बदलाव जारी है सर, धीरे धीरे चंचलता कम होती जा रही है। आज भी है काफी, लेकिन धीरे धीरे चंचलता कम करना चाह रहा हूँ। हो जाए तो ठीक है, और नहीं तो ठीक है, जब तक आनंद आ रहा है तब तक आ रहा है। जिस दिन थोड़ा रस कम हो गया चंचलता में, तो थोड़ा सा गंभीरता की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ठीक है सर, ऐसा ही नेचर है। दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की सर। हमारे कुछ व्यूअर्स ने आपसे क्वेश्चन किए हैं, अगर आपकी इजाजत है तो मैं ले लूं? जरूर सर, जरूर। राइट सर। कृष्ण राज का क्वेश्चन है, और ये मेरा भी क्वेश्चन है उनके साथ में, आप इतने सरल और अच्छे इंसान कैसे हैं? सर, वो आप सरल और अच्छे हैं, इसलिए आपको सरल और अच्छे दिख रहा हूं मैं। और कृष्ण जी को मैं कहना चाहूंगा, कृष्ण राज जी, जीवन एक प्रयोगशाला है। आप अपने जीवन को पीछे देखते हैं तो समझने के लिए, आगे देखते हैं तो आगे बढ़ने के लिए। जब पीछे देखते हैं तो मैं जीवन में सरल कैसे बन पाया, मैं जटिल था, सरल हुआ, जटिलता सरलता, जटिलता सरलता, जटिलता सरलता, इनके प्रयोगों से जब अपने आप को निखारा तो समझ में आया जटिलता से बेटर है, जटिलता से कई गुना अच्छी है, जटिलता से कई गुना जीवन में साधारण और अच्छी है सरलता। इसलिए सरल रहना ज्यादा बेटर है। सरल रहना सुकून देता है, जीवन में शांति लाता है। तो शांति जब ड्रीम हो तो जटिलता से शांति आती नहीं है, जटिलता से ऐंठ आ जाती है। तो ऐंठ तो राजस्थान में खेजड़े को आती है, ठूंठ को आती है। आमों के जब फल लगते हैं तो वो तो झुकते हैं सब। तो ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत फल लग गए और बहुत झुक गया, आज भी मैं थोड़ा थोड़ा जटिल हूं, लेकिन सरलता मुख्य है, सरलता मुख्य हो गई और कुछ खास नहीं। रही बात अच्छेपन की, अच्छों की संगत कर ली सर, इसलिए थोड़ा बहुत अच्छापन है। बाकी अभी भी जो कमियां हैं वो सुधारता हुआ आगे बढ़ रहा हूं सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। ये स्पीक टू बुक एक चैनल है, उन्होंने भी लिखा है, टीकू साहू ने भी किया, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है, आपकी इतनी शानदार बॉडी लैंग्वेज का राज क्या है, कहां से सीखी? बॉडी लैंग्वेज, हाँ सर, मैं जब नोट करता हूँ तो शुरू में मुझे गालियां बहुत पड़ती थी इस बॉडी लैंग्वेज की वजह से। कई लोग मुझे बोलते थे शराबी है, एक्टिंग करता है, ये है वो है, लेकिन सच बताऊं तो सर ये मेरा बहुत ही नेचुरल है। मतलब अभी स्टेज नहीं है, पूरी बॉडी दिख नहीं रही है, तो भी शायद मेरे ये हाथ पांव ये सब हिल रहे हैं। पता नहीं सर, कुछ ऐसा माइंड का और बॉडी का कुछ जरूर कनेक्शन है। जो डेटा लिया ना सर आज तक, जिनको सुना है, जिनको देखा है, जिनको पढ़ा है, वो ऐसे ही लोग रहे हैं। तो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज हो गई। इसका बहुत गहरे से आंसर देता हूं सर। मेरी लाइफ में जो ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गणित में नंबर कम थे, इंग्लिश में नंबर कम थे, तो ये तो मेरे पढ़ाई में तो मैं एवरेज था, लेकिन जो एक बार देख लिया ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं कार को ड्राइव कर पाया 2-3 साल ड्राइवर को देख के। जब मैं स्कूल जाता था टैगोर विद्या भवन में, तो मैं मिनी बस में आगे बैठता था केबिन में, वो जो देखता था वही करता था।
ये इधर लेफ्ट वाला क्लच है, राइट वाला एक्सीलरेटर है, बीच वाला ब्रेक है, ये यूं है। तो मैं लाइफ की पहली गाड़ी मैंने मेटाडोर चलाई, बड़ी वाली लंबी वाली स्कूल बस चलाई, और वो लाइफ का पहला व्हीकल था। और 10-15 मेरे दोस्त और पिताजी, मेरे दादाजी सब थे, वो मैं लेके गया गांव से 10-12 किलोमीटर, और वो पहला व्हीकल था। और वो लाइफ में मैंने केवल ऑब्जर्वेशन से सीखा, उससे चलाया, ड्राइवर साथ नहीं था, और 13 किलोमीटर जाके आके लेके आ गया। ऑब्जर्वेशन ऐसी है। तो ऑब्जर्वेशन से ये समझ में आया, जितने स्पीकर्स को सुना, कि सबसे ज्यादा प्रभावी है शरीर की भाषा, देह भाषा, ये ज्यादा समझाती है। तो जब भी मैं, जैसे मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, तो मैं जब 2006 में, 7 में मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया और ये जितने विदेश मैंने भ्रमण किए, वहां पे मैं समझाने के लिए यही काम में लेता था, कैसे, क्या, क्यों। तो ये ज्यादा काम में आई, बोलने की बजाय ये ज्यादा काम में आई। तो मैं समझ गया इसमें बहुत दम है भैया। तो बस वो धीरे धीरे निर्माण होता गया सर, और कुछ नहीं, देखने से, ऑब्जर्व करने से समझ। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैन साहब को ऑब्जर्व करें, ज्यादा से ज्यादा सुने, देखें, तो हमारी भी बॉडी लैंग्वेज कहीं ना कहीं वैसी बन सकती है, हो जाती है। अगर टेंडेंसी उसको फेवर करती है, तो बॉडी लैंग्वेज को सैंग्विन टेंडेंसी फेवर करती है। तो अगर सैंग्विन टेंडेंसीज की क्वालिटी है, तो फिर जरूर बॉडी लैंग्वेज ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने लग जाएगी। राइट सर। आरके शर्मा का प्रश्न है, एक ही कंपनी में तीसरी टीम में काम कर रहा हूं, वहीं का वहीं हूं, पता नहीं क्यों, प्लीज हेल्प। आरके शर्मा जी को सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आरके शर्मा जी, आप ऐसे अकेले नहीं, बहुत लोग हैं। या तो कंपनी बदलने वाली नौबत आ जाती है, या टीम बदलने वाली नौबत आ जाती है। तो दोनों चीजें, इसका कौन सा पहलू है? एक तो यह है कि जैसे मैं एक साधारण एग्जांपल लेता हूं, जो गाय के बच्चा हो ही नहीं सकता, जो ऐसी भांजड़ी गाय है, वो कितनी गौशाला बदल ले वत्सा, उसके कभी बच्चा होगा ही नहीं। गौशाला बदलने से नहीं होगा। पहले तो ये चेक करे खुद की पोजीशन क्या है। अगर खुद की पोजीशन चेक कर ली कि मेरे में कोई कमी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो फाइनली लाइफ में बेस्ट सुटेबल, बेस्ट आपके लिए, आपके जीवन की प्रकृति, आपके नेचर, आपके स्वभाव, इन सबसे सूट करने वाला कंपनी और लीडर एक बार चुनाव करके फिर लग जाइए और समर्पण कर दीजिए। फिर बार बार बदलने का और चुनने का प्रयास मत करिए, क्योंकि जीवन तो एक समय पे एक मतलब किसी एक का होना जीवन का सफलता का पहली बेसिक स्टेप है। तो किसी एक का होना जरूरी है। अगर आप बदलेंगे तो फिर बदलने का लाइसेंस दे देंगे आप डाउनलाइन को, फिर आप कभी कुछ कह नहीं पाएंगे, फिर लोगों को भी आप यही रास्ता दिखा देंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। इसलिए जीवन में पहले खुद की गिरेबान में झांक के देखिए। अगर प्रॉब्लम यहाँ है तो बाहर बदलने से कुछ नहीं होगा, भीतर बदलना होगा। और अगर भीतर सब कुछ ठीक है, पैरामीटर पूरे परफेक्ट है और बाहर बदलने की जरूरत है, तो फिर एक बार बदल लीजिए, फिर बार बार कोशिश मत करिए। फिर जैसा मिले उसी में से निर्माण करिए, फिर जैसा हो उसी में से सृजन करिए और लग जाइए। बाहरी दृष्टि ज्यादा मत रखिए, फिर अंतर्दृष्टि बन के और फिर आगे बढ़ जाइए। आरके शर्मा। और वैसे भी हम सबका जो एक टाइटल है वो है, हमें बोला जाता है IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। और चूंकि हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, तो फिर आप किस टीम में हैं वो शायद ज्यादा मायने नहीं रखता। आप अगर काम करेंगे और सारी जिम्मेवारी अपने आप ले लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि उसके अलग एडवांटेज मिलते हैं लाइफ में। सही। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न ले रहा हूं सर, अतुल गंगवान का प्रश्न है, एक लाइन में आपकी कामयाबी का राज। एक लाइन में कामयाबी का राज। सर, लाइनें जितनी कम होती चली जाती है ना, जवाब में उतना ही समय लगता चला जाता है। 4 घंटे की स्पीच जल्दी तैयार हो जाती है, 4 मिनट की में उससे 10 गुना टाइम लगता है, और एक लाइन में बहुत ज्यादा वो लगता है। मैंने सही प्रिंसिपल्स के ऊपर फॉलो करने में कभी झिझका नहीं। जो प्रिंसिपल्स है ना सर, उनको फॉलो करने में कभी मैंने झिझक नहीं की। जो शाश्वत नियम है और प्रकृति के प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करने में मैं कभी झिझका नहीं। चाहे वो मेरे अगेंस्ट जा रहा हो, मैंने नियम को और प्रकृति के सिस्टम को फॉलो करने में अपने आप को पीछे नहीं रखा, अपने आप को झोंक दिया। यही रास्ता, मैं प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं गया। That's great, sir. Superb. लोग सर आपको बहुत फॉलो करते हैं, नजदीक से देखते हैं। पिछली बार आपसे प्रश्न किया था किसी ने कि जैन साहब के बाल हैं ही नहीं या रखते ही नहीं हैं। इस बार एक और प्रश्न आया है सुनील यादव का, वो कह रहे हैं कि सर आप दाढ़ी के साथ हेड की भी सेविंग करते हैं क्या? बिल्कुल सही पूछा। किन्होंने पूछा ये सवाल, क्या नाम है? सुनील यादव। सुनील यादव। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं
शेविंग करता हूँ और उसी से जिलेट से मार्क 3 से फिर यहाँ भी करता हूँ। और सामने वाला हिस्सा मैं खुद, पहली बात तो मैं नाई के पास नहीं जाता हूँ। एक ही बार नाई के पास गया था, फिर मैं समझ गया, फिर मेरे को तो नाई की गुलामी करनी पड़ जाएगी, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ जीवन में आत्मनिर्भर होने की, तो मैं कभी सहारा नहीं लेता। पहला सहारा नाई का लिया, दूसरा सहारा वाइफ को बताया कि भाई क्या पोजीशन चल रही है, फिर तीसरी बार कभी नहीं लिया। तो मैं यहाँ आईने में देखता हूँ और यहाँ पीछे के मन की आंखों से देखता हूँ। और ये टोटल आइटम को यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे लगभग 16 मिनट लगती है, 14 से 16 मिनट मैं ही करता हूँ। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। किशन टुडे पूछ रहे हैं, बापू कैसे बने? बापू, जितने लोग बापू बने वो जिन पद चिन्हों पे चल के बापू बने, हमें उन्हीं पद चिन्हों पे चलना होगा। सिंपल फार्मूला। जिन पद चिन्हों पे चल के दूसरे लोग बापू बने, हमें भी उन्हीं पद चिन्हों पे चल के बापू बनना होगा। सिंपल। दैट्स ग्रेट। ये कोई व्यक्ति, चैनल है शायद विद मी, इन्होंने पूछा है, मैं अभी 11वीं में पढ़ता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहता हूँ, पढ़ाई पर जो प्रभाव पड़ेगा उसे कैसे हैंडल करें? प्रश्न में थोड़ा सा कमी है सर। इन्होंने ये नक्की कर लिया है कि मैं 11वीं में पढ़ता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। कभी कभी किसी चीजों को समझने के लिए पर्टिकुलर शरीर का एक उम्र होती है सर, वो उम्र चाहिए। जब तक बापू भोजनालय में खाना खाएंगे तब तक हमें डायरेक्ट सेलिंग की महिमा नहीं आएगी। डायरेक्ट सेलिंग महिमा, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक अचीवमेंट है। डायरेक्ट सेलिंग को करना उपलब्धि है, करना उपलब्धि है, होने के बाद जो होगी वो उपलब्धि बात की है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आना एक उपलब्धि है, और ये आना उपलब्धि है, तो इस उपलब्धि तक कैसे पहुंचा जा सकता है? उपलब्धि के बाद उपलब्धि पे पहुंचेंगे तो ज्यादा रौनक आएगी। कोई उपलब्धि लेके पहुंचे तो बेटर है। तो जीवन में, पढ़ाई में कुछ कर लीजिए, कुछ लाइफ में अपनी पीठ थपथपाने के लिए पहले कुछ कर लीजिए। कुछ करने के बाद डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आने से महिमा आएगी, जल्दी कामयाब होंगे। दाल रोटी का भाव पता चलेगा, आटा तेल का भाव पता चलेगा, जमीन से जुड़ के आएंगे, जीवन का अनुभव लेके आएंगे, तो ज्यादा बेटर है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना एक उपलब्धि है, और ये करना उपलब्धि है। इसको उपलब्ध होने के लिए कुछ करके आइए। तो पहले स्टडीज कर लीजिए। अपनी स्टडीज को करने के बाद जब आप व्यस्तता की तरफ आ जाते हैं, जब आप 18 ईयर्स से प्लस होने लग जाते हैं, तो चीजें समझ में आने लगती है। रास्ते पहचानने के लिए खुद का स्व विवेक काम में आ जाता है। तब समझ पा सकते हैं क्या अच्छा क्या बुरा। और फिर जब आप स्टूडेंट लाइफ में आते हैं तो डिपेंडेंसी उन पर रहती है जो कमा रहे हैं। ऐसे टाइम पे बिजनेस के जो एक्सपेंसेज हैं, बिजनेस में जो किताबें हैं, मीटिंग्स है, सेमिनार्स है, आना जाना है, ट्रेवलिंग है, इनके जो खर्चे हैं, ये सारी चीजों के लिए जो प्राइमरी सपोर्ट होता है, अगर आप प्राइमरी सपोर्ट खुद करने वाली पोजीशन के बाद आएंगे तो मच बेटर, बहुत ही अच्छा। लेकिन फिर भी पहले आए तो ऐसा सपोर्ट जैसा नेचर पहले कमाइए, इमेज कमाइए, उसके बाद आप बिजनेस शुरू करिए तो ज्यादा बेटर है। 11th क्लास में करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ग्रेट सर, बहुत क्लियरली आपने बोला सर। हेमंत कुमार सैनी, गोविंद प्रजापति और बहुत सारे लोगों का प्रश्न है, आपकी बुक कब लॉन्च हो रही है? बेसब्री से इंतजार है सर। शुरू हो गई थी, रास्ते में थी, फ्रेमिंग चल रही थी, और लॉकडाउन ने प्रायोरिटीज बदल दी। थोड़ा समय और लगेगा और वो आ जाएगी। अब मैं देख रहा हूँ 2020 गया ही ऐसा, इसमें क्या करें, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी आ जाएगी। दैट्स ग्रेट। गुरु नाम से कोई चैनल है, इनका प्रश्न है, स्ट्रगल के समय जब आप कार ड्राइव करते थे उस समय क्या सोचते थे, और आज मर्सिडीज चलाते समय क्या सोचते हैं? जब मैं बाइक चलाता था सर, और रात के 2-2, 3-3 बज रहे होते थे, और सर्दियों की रातें थी, दिसंबर जनवरी की, और लोग मुझे ना कर चुके थे, सारे दिन में किसी ने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया होता था, तो मैं चीख चीख के अपने आप को सेल्फ टॉक और ऑटो सजेशन करता था, आई एम अ डायमंड। फिर मेरे आंसू यहाँ से निकल के आते थे, फिर पीछे आते थे, हेलमेट पे लगते थे, ग्लास पे आते थे, और वो बूंदे मेरे को जो लगती थी चेहरे पे यूं आती हुई दिखती थी, उनके साथ साथ मैं अपने आप को और मोटिवेट करता था, आई एम अ डायमंड। और ये मैं बहुत तेल लगा के, मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में आपको बोला था, जितना भीतर विचारों का तेल लगेगा उतना तीव्रता से आप खींचोगे। तो आई एम अ डायमंड इतने पवित्रता से, इतने निर्दोष मन से बोला था कि वो प्रकृति को करना ही पड़ा, वो कायनात को करना ही पड़ा, और वो सारी चीजें फिर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। और कार चलाते टाइम, उस बाइक चलाते टाइम, और कुछ भी टाइम, मैंने जिस चीज को चाहा है फिर वो रात दिन चलती थी, उसी की धुन चलती थी। क्योंकि एक प्रिंसिपल गुरु ने सिखाया था, पहले वस्तु ज्ञान में आती है, तो कामयाबी ज्ञान में आई, फिर ध्यान में आई, फिर चर्चा में आई, और फिर महिमा में आई।
तो महिमा उसी चीज की आती है जो ज्ञान से होता हुआ, ध्यान से होता हुआ, चर्चा से होता हुआ महिमा में आता है। तो मेरे जिस चीज की महिमा रहती है वो रात दिन वही चलती थी, चाहे वो साधन का फर्क नहीं पड़ता था, बाहरी चीजों का नहीं, रात दिन कामयाबी 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 कामयाबी, उसके अलावा और कुछ नहीं चलता था। यस सर, दैट्स ग्रेट। इनका प्रश्न ये भी है, अभी मर्सिडीज चलाते हैं तो अब क्या सोचते हैं? मर्सिडीज चलाते समय भी जीवन में जो कामयाबी मैंने ली वो लोगों को दिलाने में माध्यम बन सकूं और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकूं, अपनी उन्नति बढ़ा सकूं, बिजनेस में भी, बिजनेस लाइफ में भी, स्पिरिचुअल लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में भी, रिलेशंस में भी, सब में अपने आप को और उठा सकूं। ओवरऑल उठना ही, उन्नति ही बाइक पे सोचता था, उन्नति ही मारुति 800 पे सोचता था, और उन्नति ही मर्सिडीज में सोचता हूँ, और हवाई जहाज भी आ जाए तो भी उन्नति ही सोचूंगा। दैट्स ग्रेट सर। लास्ट पार्ट में है और ये है रैपिड फायर क्वेश्चंस, और इसकी कंडीशन ये है कि जवाब आपने सर बगैर सोचे देने हैं, बिल्कुल एकदम फास्ट, मतलब बुलेट की तरह निकलना है। ओके सर, रेडी? रेडी सर? यस सर। राइट। हर्षवर्धन जैन साहब की एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस। एक स्ट्रेंथ और एक वीकनेस, सिद्धांतों पे चलना स्ट्रेंथ, और सिद्धांतों पे चलना ये कहीं ना कहीं वीकनेस भी बन जाती है। जब करुणा और न्याय में से एक चुनना होता है तो फिर न्याय को चुनते टाइम करुणा को बहुत दर्द होता है। तो स्ट्रेंथ भी वही हुई और वो कहीं ना कहीं मेरे लिए वीकनेस बन जाती है। तो कभी कभी जैसे परिवार में कोई घटना हुई, लेकिन न्याय ये है कि वो फिर बच्चा हो चाहे बाहर वाला हो, तो फिर वो जब उनको जब दंड देता हूँ तो वो दंड की, पिताजी भी कोई ऐसा बिहेवियर करते हैं क्या, ऐसा करते हैं क्या, और ऐसा कुछ वो होता है क्या। तो स्ट्रेंथ जो है सर वही मेरे लिए कभी कभी वीकनेस बन जाती है, और स्ट्रेंथ भी वही है। दैट्स ग्रेट। एक गलती जो आपने की लोग ना करें। एक गलती जो मैंने की और लोग ना करें, मैं 2005 में मेरी शादी हुई अप्रैल में, मई जून जुलाई में आके मुझे मेरा दोस्त बोलता है कि हर्ष चल स्कॉटलैंड चलेंगे, 1.5 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। 2005 में सर स्कॉटलैंड चलेंगे, 2005 में सैलरी मिलेगी, जिंदगी बदल जाएगी अपनी। तो मैंने कहा क्या पैसा लगेगा? उसने कहा 4.5 लाख रुपए लगेगा। ओके, मेरे लालच में मैं इतना अंधा हो गया, 1.5 लाख के उस सैलरी के लालच में कि स्कॉटलैंड चलेंगे, इतना पॉजिटिव बिहेवियर कि मैंने यही नहीं देखा कि वो कंपनी कैश पेमेंट क्यों ले रही है, लेबर मिनिस्ट्री का लाइसेंस है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं जाना पहचाना, मैंने पैसा डुबा दिया। जीवन में लालच में आकर कभी भी कोई ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए। डर और लालच में लिया हुआ डिसीजन उल्टा पड़ जाता है, नुकसान कर जाता है। फिर अहंकार नहीं आना चाहिए। मेरे पास फॉर्च्यूनर थी, अहंकार आ गया, पानी में सो क्या सब, क्योंकि मैंने पहाड़ पे चढ़ा ली थी, रेतीले टीलों में चढ़ा ली थी, नदी बाकी थी, तो मैं 400 फीट लंबा पानी था और गहरा जितना भी था आइडिया नहीं था, और मैंने फॉर्च्यूनर की मैं तो अनुमान गिर डालूंगा और निकल जाएगी। अहंकार की वजह से साधनों पे, निर्जीव चीजों पे अहंकार करके अपने जीवन में नुकसान खा लेता है आदमी। मैंने वो किया, तो ऐसे गलतियां। फिर एक बार मोबाइल गिर गया, मैं और मेरी वाइफ लोकल ट्रेन में मुंबई जा रहे थे और मेरे जेब से मोबाइल गिर गया, तो मैंने देखा अब तो गिर गया, नोट 4 मोबाइल था। लोकल ट्रेन कितनी जल्दी स्पीड पकड़ती है, मैंने वाइफ का हाथ पकड़ा, मैंने कहा अब तो कूदना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। मैं स्पोर्ट पर्सन था, कूद गया लेके, वो गिर गई लेकिन हाथ से पकड़ा रहा तो लगी नहीं, और मैं पैदल चल रहा। एक मोबाइल के चक्कर में साक्षात पत्नी को लेकर ट्रेन से कूद गया। ये 2-3 गलतियां मेरे जीवन की हाईलाइटेड है जो मैं अपने सेमिनार्स में बताता हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए सर। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। एक क्रिटिक लाइन, किसी ने कभी कोई आलोचना की हो? खूब खूब सर, खूब। आलोचना के अनुपात में कामयाबी मिलती है। कोई एक लाइन? बहुत सारे लोग गालियां दे देते हैं, कमेंट्स में गालियां लिख देते हैं, और बहुत सारे लोग मतलब कोई भी आदमी गालियां देता। अब मैं गालियां तो यहाँ रिपीट कैसे करके बताऊं, लेकिन आज भी कमेंट्स सेव हैं। कभी हमने मेरे चैनल पे कमेंट डिलीट नहीं किए। वो गालियां सेव इसलिए ताकि जिस दिन ये गालियां तालियां बदल जाएगी उस दिन हम समझेंगे कि हाँ आगे बढ़ रहे हैं, और जब तक ये पढ़ रही है तब तक अपने आप को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो है सर, तो वहां खूब सारी है। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स जो आपको अब तक मिला, सबसे अच्छा कब लगा? कभी कभी पत्नी कह देती है कि यह काम आपने अच्छा किया, तो लगता है कुछ किया। वंडरफुल। तो मतलब ये हालत सबकी एक जैसी है, मतलब चाहे हर्षवर्धन जैन हो चाहे रामूलाल हो, सब एक जैसे ही हैं। पत्नी की अगर तारीफ मिल जाए तो वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है और वो सबसे बड़ा खुशी का दिन है। यस सर, दैट्स ग्रेट सर। अगर आपकी लाइफ के ऊपर में एक फिल्म बने
तो कौन हीरो होंगे उस फिल्म के, बॉलीवुड के? किसको आप चाहेंगे कि वो आपका रोल प्ले करें? ओह ग्रेट सर, ग्रेट क्वेश्चन। अगर मेरी लाइफ पे फिल्म बने तो कौन एक्टिंग करेगा? अब तो मतलब सर नए वालों का इतना पता नहीं, लेकिन अगर ये सवाल आप कुछ सालों पहले पूछते तो नाना पाटेकर। अच्छा, ओके। नाना पाटेकर का आज भी सदाबहार हैं सर वो। हाँ सर, ये मान लीजिए थोड़ा। और वर्तमान में माने तो आमिर खान। अच्छा, वाह, दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। आपका चैनल पूरा हिंदुस्तान फॉलो करता है, बाहर भी लोग फॉलो करते हैं, 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आप किस चैनल को ज्यादा फॉलो करते हैं सर? मैं किस चैनल को ज्यादा फॉलो करता हूँ? बहुत सारे चैनल्स हैं सर, अलग अलग कैटेगरीज हैं उनकी। अगर अगर बिजनेस और लर्निंग और डेवलपमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड हो तो बिंद्रा जी भी हैं, महेश्वरी जी हैं, पाटनी जी हैं, इनको मैं फॉलो करता हूँ। और अगर स्पिरिचुअल गुरुज में अगर आप हैं तो गोपाल दास जी हैं, सदगुरु हैं, इनको मैं फॉलो करता हूँ। और वो हर कैटेगरी के कुछ ना कुछ चैनल्स हैं सर। मतलब मैं अगर किचन का भी कोई चैनल है तो निशा मधुलिका जी हैं। मतलब मेरी हॉबीज जो हैं, मैं जिस नेचर का हूँ उसमें अगर हेल्थ का भी है तो जैसे एक रूबल धनकर जी हैं, पुलिस में हैं दिल्ली में, उनका भी चैनल मैं देखता हूँ, हेल्थ वाइज है। और एक और है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, अमित पंघाल जी, उनका फिटनेस पे फॉलो करता हूँ। आप किसी भी रूप में ले लीजिए तो बस आप है ना, इंटरव्यू में बता दीजिए इंटरव्यू वाले चैनल में किसको फॉलो करते हैं, फिर हम बंद कर देंगे। सर डायरेक्ट सेलिंग में तो मंदिर है मेरा, चैट विद सुरेंद्र वत्स। वो तो है सर, चैट विद सुरेंद्र वत्स ऑल टाइम फेवरेट सर। थैंक यू सो मच सर। एक लास्ट सर, ये कोई और चैनल है, ये मेरे को लगता है हमारा ही घर है। यस सर। नहीं सर, वो आपका प्यार है, मैं फील कर रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स उसको फील कर रहे हैं। और ये बात एक लास्ट प्रश्न है। यस, ये बात आप मानते थे? यस सर। लास्ट प्रश्न ये है सर, इसको आपने स्किप नहीं करना है, और मैं 4 आपको ऑप्शन दूंगा, चारों में से एक चुनना है। आप ये नहीं कह सकते कि सारे अच्छे हैं, सारे बढ़िया हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैन साहब किसको पसंद करते हैं। मैं बात कर रहा हूं बेस्ट स्पीकर, 4 नाम बता रहा हूं मैं, वो चारों स्पीकर हैं और चारों का आपने सुना है, तो उनमें से आप किसको, मतलब हर किसी का अपना पसंद हो सकती है, आपकी पसंद क्या है? पहले बता दूं या ऑप्शन में से चुनूं? ऑप्शन में से चुनना है सर। ओके 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 ओके, ठीक है, ऑप्शन में से चुनना है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उज्जवल पाटनी, संतोष नायर, संदीप माहेश्वरी। नायर साहब। संतोष नायर साहब। नायर साहब मेरी टेंडेंसी जिनसे ज्यादा मैच खाती है ना सर, थोड़ा सा, क्योंकि जैसे बिंद्रा साहब बहुत गंभीर हैं, सीरियस कंटेंट देते हैं, तो वो मेरे को जब नीड होती है तो मैं वो लेता हूँ। पाटनी साहब का जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो जब जरूरत होती है मैं वो लेता हूँ। संदीप माहेश्वरी जी का जो एक निर्दोष मन है, जो भोलापन है, उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ। उनका जो त्याग है कि एक स्विच दबाने से जो लाखों रुपए आ सकते थे, वो मेरे को बहुत दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो मेरे से मतलब थोड़ा थोड़ा रिलेट करता हूँ, क्योंकि सर एक व्यक्ति से आप रिलेट करते हैं, किसी से आप इन्फ्लुएंस होते हैं, कोई आपका आइडियल होता है, तो जहां रिलेट करता है वहां सहज महसूस करता है। तो नायर साहब से थोड़ा ज्यादा। नायर साहब से मैं बहुत नजदीक हूं, और मैं बहुत जल्दी आपका जो ये संदेश सर, मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो का पर्टिकुलर ये पार्ट मैं नायर साहब तक जरूर पहुंचाऊं, कि जो आजकल की सनसनी है, यूट्यूब सनसनी, हर्षवर्धन जैन साहब वो आपको पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच जैन साहब, आपने हर चीज के बारे में खुल के बातचीत की। रैपिड फायर क्वेश्चंस की बात है, व्यूअर्स की बात है, और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपने बहुत खुल के बातचीत की। एक बार फिर दिल की गहराई से पूरे व्यूअर्स की तरफ से, पूरे चैट विद सुरेंद्र वत्स की परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत हृदय से शुभकामनाएं और प्रेम, और आपको वत्स साहब ऑलवेज थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जैन साहब, और इस उम्मीद के साथ कि बगैर कंडीशन आप आते हैं और आपसे दोबारा फिर पढ़ ले रहे हैं कि इंडस्ट्री की सेवा करने के लिए बार बार हम आपको बुलाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सो ये थे हर्षवर्धन जैन साहब, एक ऐसा नाम जिसको जितनी बार आप सुनो उतनी ज्यादा बार आपकी सुनने की इच्छा होती है, जितनी बार देखो उतनी बार उनको देखने की इच्छा होती है।
सो हम बहुत आभारी हैं कि इस प्रकार की पर्सनैलिटी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। और अगर आप इन प्रकार की पर्सनैलिटी को बार बार सुनना चाहते हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया तो नोटिफिकेशन कैसे आएगी आपके पास में। सो आप प्रमोट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार आपका प्यार और सम्मान हमें मिलता रहे। जिन जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं नीचे कमेंट्स में जाके उनके नाम लिखिए। और हर मंगलवार रात्रि 8 बजे एक नई शख्सियत के साथ हम उपस्थित होते हैं। सो अगले मंगलवार फिर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। इस प्रकार अपना प्यार देते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।